नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। किरण बेदी बीजेपी में शामिल, दिल्ली चुनाव का चेहरा बनाने के संकेत, केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग गई बीजेपी। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, 15 उम्मीदवारों में राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, ग्रेटर कैलाश से टिकट। 3 महीने के लिए एचएस ब्रह्मा बने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त। रिटायरमेंट से पहले वीएस संपत ने कहा, चुनाव लड़ने के अयोग्य हूं, अपराधी। जम्मू कश्मीर में मारे गए 5 आतंकवादी, सुरक्षा बलों की घुसपैठ पर कड़ी नजर। सेना को आशंका, स्कूल धार्मिक स्थल बन सकते हैं निशाना। 20 महीने के बाद ब्याज दरों में आरबीआई ने की 4.25% की कमी। घर कार समेत दूसरे कर्ज होंगे सस्ते। शेयर बाजार में 5 साल की सबसे बड़ी छलांग। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। और पहली खबर में बात होगी दिल्ली के चुनावी रण की, जहां पर पूर्व आईपीएस और अन्ना आंदोलन में शामिल रही किरण बेदी दिल्ली में अब बीजेपी का चेहरा होंगी। अमित शाह और अरुण जेटली की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुई, लेकिन किस सीट से चुनाव लड़ेंगी इसकी घोषणा भी नहीं की गई। आम आदमी पार्टी ने किरण बेदी के इस फैसले पर हैरानी जताई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया। बीजेपी ने औपचारिक तौर पर किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया है, लेकिन संकेत साफ हैं कि वो दिल्ली चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगी। पार्टी में शामिल होने से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाने ले गए थे। किरण बेदी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी सीट को लेकर फैसला नहीं हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। किरण बेदी ने भी बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और अपने प्रशासनिक अनुभव का जिक्र करना नहीं भूली। बीजेपी और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कंधा से कंधा मिला के चलूंगी और इसको हर कोशिश करूंगी हर पल कि ये स्टेबल, स्टेडी, स्ट्रॉन्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव, करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे। किरण बेदी के पुराने साथी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बेदी के राजनीति में आने का स्वागत किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस खबर पर हैरानी भी जताई। हम सब लोगों को आश्चर्य करने वाली घटना थी। राजनीति में आने के सवाल पे ही उन्होंने फैसला लिया था कि उनको जीवन भर गैर राजनीतिक रह के अपने आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज को उठाना है, जनता की सेवा को करना है। दिल्ली में बीजेपी को छवि के नाम पर किरण बेदी में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लंबे समय से दिल्ली बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसको आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के सामने पेश किया जा सके। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐसा लगता है कि पार्टी की वो खोज खत्म हो गई है। कैमरामैन डीके पांडे के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उधर कांग्रेस ने आज ग्रेटर कैलाश से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को मैदान में उतारने की घोषणा कर दी। पार्टी की ओर से जारी हुई 15 उम्मीदवारों की सूची में उनके अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है। हालांकि अब पार्टी की ओर से केवल 6 उम्मीदवारों के नाम आने बाकी हैं। और उम्मीदवारों के चयन और घोषणाओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चला है। आम आदमी पार्टी ने जहां सतीश उपाध्याय के खिलाफ सबूत देने की कोशिश की, वहीं बीजेपी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी नेता केजरीवाल की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचे। बुधवार को केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर बिजली सप्लाई करने वाले कंपनियों से कारोबारी रिश्ते और सांठ-गांठ के आरोप लगाए थे। जो उन्होंने पर्सनल अटैक जो श्री सतीश उपाध्याय जी के अगेंस्ट किया था, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इस सारी आपकी कंप्लेंट के तथ्यों को जानेंगे और उसके बाद में जो भी हमारा वो डिसीजन लेंगे वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इससे आगे बढ़ते हुए सतीश उपाध्याय पर लगे आरोपों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश करने की कोशिश की। पार्टी का ये भी आरोप है कि सतीश उपाध्याय ने नगर निगम चुनावों में दायर हलफनामे में अपने व्यवसाय के बारे में गलत जानकारी दी थी। कि अभी ये हमने सबूत दिए हैं जिनसे साबित हो रहा है कि सतीश उपाध्याय जी ने जो कल कहा था
उनके घर की आमदनी लोगों के घरों में तेज चलने वाले मीटर लगा लगा के चल रही है, उनके घर की रोजी रोटी, तो अब वो इसको एक्सेप्ट करें। सतीश उपाध्याय ने इन आरोपों का खंडन किया है और अरविंद केजरीवाल को लीगल नोटिस भेजा है। कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं। हमने क्रिमिनल डिफेमेशन, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन और किसी भी तरह की उनकी तरफ से कोई भी प्रमाण अभी तक आए नहीं। जिन दो आज इतना जरूर हुआ है कि एक तो केजरीवाल साहब नहीं आए और 6 की जगह 4 कंपनियां हो गई। चुनावों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दिल्ली में 7 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। तो पार्टियों के बीच हो रही शब्दों की जंग और चुनावी मुद्दों पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं रीना गुप्ता, की जो प्रवक्ता हैं। रीना, स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ हैं प्रवक्ता अनिल बलूनी। अनिल, आपका ही स्वागत है। सबसे पहले अनिल, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरीके के आरोप केजरीवाल ने लगाए या उनकी टीम ने आपके दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर, दिल्ली प्रदेश के जो नेता हैं उनके ऊपर लगाए आपके, किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि इसके बाद शामिल करना किरण बेदी को ज़रूरी था, या फिर साफ छवि दिल्ली के नेताओं में कम दिख रही थी इसलिए आपको एक बाहर से नेता इम्पोर्ट करना पड़ा? देखिए कविन जी, पहले तो जो आपने आरोपों की बात की जो प्रदेश अध्यक्ष पे लगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती है पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है किस प्रकार की राजनीति करते हैं। वो गुरिल्ला टैक्टिक्स है उनकी, वो हमला करते हैं और भाग जाते हैं। उसी तरीके का उसी का हिस्सा है कि वो आरोप लगाते हैं और चुपचाप भाग जाते हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। साथ में क्रिमिनल डिफेमेशन भी कर दिया है, चुनाव आयोग को भी शिकायत की है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो स्टाइल है पॉलिटिक्स की, ये आरोप लगाने वाली, वो किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं और उसके बाद दूसरे को आदमी को स्पष्टीकरण के लिए छोड़ देते हैं। तो ये उनका स्टाइल है, लेकिन दिल्ली की जनता उसको समझ चुकी है। दूसरा बात आपने कहा कि किरण बेदी जी दिल्ली की इस वक्त बड़े सामाजिक उस पर बड़ी प्रतिष्ठित नेता है और बड़ी ईमानदार हैं। उनकी छवि पूरे देश के अंदर जानी जाती है, दिल्ली के अलावा भी। तो उन्होंने एक निर्णय लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत किया गया है और ऐसा नहीं कि हमने इम्पोर्ट किया है। समय समय पर पार्टी में लोग आते हैं और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में आना इस वक्त अच्छा है, उनको लगा। लेकिन किसी नेता का आना और सीधे उसे एक चेहरा बनाने की कोशिश करना, नहीं लगता कि ज़रूरत इस वक्त आपकी ऐसी दिख रही है? नहीं, देखिए ऐसा फिर ये आप लोग देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि खास तौर से आम आदमी पार्टी के बारे में कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल आप लोगों के बड़े चहेते हैं। हिंदुस्तान के लिए दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया था, प्रधानमंत्री के समकक्ष खड़ा कर दिया था और उस आदमी को 4 सीटें नहीं मिली, वो खुद अपना चुनाव हार गए, अपना डिपॉजिट हार गए। तो इस तरह से केजरीवाल जी को आगे बढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कि उनकी बातों को सुना जाता है। हमने कोई चेहरा नहीं बनाया है। वो आई हैं हमारी पार्टी में, एक बड़ी उनकी दिल्ली में रेपुटेशन है, हमारी पार्टी में सदस्य बनी है, इतना ही तक सीमित है। रीना जी, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए, उसके बाद बीजेपी का आरोप है कि आरोप लगाकर और भाग जाना, 2 तरह के भागने के आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं, एक सत्ता छोड़कर और दूसरा आरोप लगाकर भागने की। क्या जवाब है आपकी पार्टी का? देखिए कविन जी, हम कहीं नहीं भागे, हम यहीं पे हैं और हमने जो आरोप लगाए हैं उसके हमने ठोस सबूत पेश किए हैं। हमारी वेबसाइट पे वो सबूत हैं, हमारी मीडिया रिलीज में वो सबूत हैं। मैं आज बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगी कि जो NCNL मीडिया लिमिटेड कंपनी है, क्या उसके प्रमोटर सतीश उपाध्याय जी और आशीष सूद जी नहीं है? क्या ये कंपनी BSES जो रिलायंस की कंपनी है, सवाल बहुत पूछते हैं कभी, यही समस्या है लोगों के साथ, उस रिलायंस की ठेकेदार है कि नहीं है? एक मिनट में अपनी बात प्लीज कंप्लीट। जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए आप। आज भी आप देखें तो BSES की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि NCNL लिमिटेड जो है वो मार्च 2015 तक एक वेंडर है। तो जो कंपनी दिल्ली में तेज भागने वाले मीटर्स चलाती है, ऐसी कंपनी के प्रमोटर सतीश उपाध्याय जी हैं और दिल्ली की जनता जो है वो तेज भागने वाले मीटरों से परेशान है। यही मुद्दा पिछली बार चुनाव में था, मैं इसका जवाब अनिल बलूनी से लूं से। उसके अलावा एक सवाल ये था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमला करती रही है बीजेपी के नेताओं पर, और खासतौर पर जब दिल्ली का चुनाव बिल्कुल नजदीक हो, किरण बेदी का बीजेपी खेमे में शामिल होना कितना मायूस कर रहा है आप लोगों को, या कितनी मुश्किल हो सकती है अब अटैक को लेकर?
कमीन जी, हमने तो हमेशा कहा है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। किरण जी के आने का हम स्वागत करते हैं, पर यह बात तो साफ है कि बीजेपी की नैया दिल्ली में डूबती हुई नजर आ रही थी और उनको एक सहारा चाहिए था। तो किरण बेदी जी के रूप में उनको एक तिनके का सहारा मिल गया है। परंतु अगर आप देखें तो जो शनिवार को प्रधानमंत्री जी ने रैली की थी, जिसमें कि 3 मुख्यमंत्री, 300 एमपी, प्रधानमंत्री जी खुद और सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स को इनवाइट करने के बाद भी दिल्ली की जनता ने उस रैली को बिल्कुल नकार दिया गया। नहीं, रैली की बात तो पीछे हो गई ना जी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज के हालात पर। जो लोग ये कह रहे हैं और आपकी पार्टी के नेताओं की जो रिएक्शन है, रैली के फ्लॉप शो के बाद, नहीं, मैं एक समझना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल हुई कि स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता, आपकी पार्टी कुछ नेता किरण बेदी को नाम नहीं लेते, लेकिन कहते हैं कि कुछ जयचंद ऐसे हैं जिसके चलते नुकसान होगा। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने से लगा है। नहीं कवीन जी, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि देखिए, अगर बेदी जी ने, हम लोग स्वागत करते हैं कि उन्होंने राजनीति ज्वाइन करी, पर हम लोगों की होप ये थी कि कोई वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करती जो थोड़ी स्वच्छ पार्टी हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा है कि राजनीति को स्वच्छ करने की जरूरत है। और आज उन्होंने ऐसी पार्टी दिल्ली में ज्वाइन करी है जहां दिल्ली के महामंत्री, उनके मुख्य महामंत्री सतीश उपाध्याय जी पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसी पार्टी को ज्वाइन करके किस तरह से वो राजनीति को स्वच्छ करेंगी, ये मेरी समझ से परे है। अनिल, क्या वजह है जो बात रीना कह रही है कि आरोप जब लगे, क्या माना जाए उसी कड़ी में बीजेपी तलाश रही थी नए चेहरों को जिन पर आरोप लगाने से पहले आम आदमी पार्टी 10 बार सोचे, या फिर जिनके खिलाफ आरोप लगाने से बचे या हिचके? देखिए, अब आज अभी आपने चर्चा की कि जयचंद कहा गया, कितनी हताश हैं ये लोग कितना परेशान है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। किरण बेदी को जयचंद कहना, एक महिला, नहीं नाम नहीं लिया मैं, इसलिए मैंने कहा उसका जो संकेत है आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, कितना मतलब आप देखिए कितना कहाँ तक गिरावट है। एक महिला जिसकी दिल्ली में छवि है, जो एक ईमानदार अफसर के रूप में, जो एक ईमानदार, इनकी तरह एनजीओ नहीं चला रही, जिस तरह के धंधे ये लोग करते हैं उस तरह का धंधा नहीं कर रही हैं, जो वाकई कैदियों के बच्चों को पढ़ा रही हैं, जो बहुत अच्छे काम कर रही है किरण बेदी, उसको जयचंद कह देना, इनकी हताशा का लेवल देखिए। ये लोग बहुत परेशान हैं, ये सत्ता लोलुप लोग हैं। ये लोग किसी भी तरीके से, आप देखिए यहाँ से भाग गए, प्रधानमंत्री बनने के लिए चले गए थे बनारस। मैं बनारस की बात बताता हूँ, मैं बनारस अक्सर जाता हूँ। बनारस में 2.5 लाख लोग जिनको केजरीवाल वादा करके आए थे, जो जिन्होंने 2.5 लाख लोगों ने वोट दिया केजरीवाल को, वो ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे बनारस, लेकिन मैं, आप जितने लोग मुझे वोट देंगे उनके प्रति मेरी जवाबदेही है। आज तक एक भी बार नहीं गए बनारस। दिल्ली में जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी कह रही थी कि हमारी लहर चल रही है, और ऐसे में सबसे बड़ा जो खतरा था वो आम आदमी पार्टी है, और इसीलिए उसके घर में सेंध लगाकर आप एक एक करके उनके चेहरों को अपनी तरफ खींचने में लगे। देखिए कविन जी, मेरा थोड़ा आपके मत से मैं सहमत नहीं हूँ। ना ही हमने सेंध लगाई, ना ही वो आम आदमी पार्टी की सदस्य थी, वो अन्ना आंदोलन। कुछ और लोग आपके संपर्क में है आम आदमी पार्टी के? नहीं, देखिए अभी संपर्क, देखिए वो डूबती हुई नैया है, वो तो डूब रही है, वहाँ से तो जो समझदार आदमी वो जाएगा ही जाएगा। कभी आपने सुना है कि एक नाव डूब रही है, उसमें कोई समझदार आदमी रहेगा क्या? उस नाव से तो सब निकलना चाहते हैं। और आप देखिएगा, बड़े यहाँ इस पार्टी की हालत इस चुनाव के बाद बहुत स्पष्ट हो जाएगी। आम आदमी पार्टी का भविष्य तय है। आप देखिएगा, ये 10 तारीख की जो फरवरी की तारीख आएगी, उसमें देखिएगा आम आदमी पार्टी का भविष्य, ये जो जितने मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये सब समझ आ जाएगा। मेरे पास वक्त खत्म, एक आखिरी सवाल बहुत ही संक्षेप में, तो क्या किरण बेदी चेहरा है, बड़े चेहरे के तौर पर एक आम कार्यकर्ता रहेंगी? नहीं, देखिए हमारे हर आम आदमी का चेहरा है। हमारे यहाँ, हमारी पार्टी में, जो हमारी पार्टी की फिलॉसफी, हमारी पार्टी के दर्शन है, सब आदमी हमारे चेहरे हैं। किरण बेदी एक बहुत दिल्ली की प्रतिष्ठित नागरिक हैं और अच्छी हमारी सामाजिक नेता हैं, तो निश्चित तौर पे उनके आने से हमारी पार्टी को भी लाभ होगा। रीना जी, जब चेहरा आपके अपने हों बीजेपी में, तो कैसे मुकाबला होगा? एजेंडा क्या होगा? आरोप से अलग हटकर विकास का एजेंडा, या फिर अभी दौर चलेगा? ये बहुत संक्षेप में। कविन जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछा नहीं कि जो हमने सवाल उठाए सतीश उपाध्याय जी के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो हमने सवाल उठाया है,
इस बात का वो जवाब दें कि जब डिफेमेशन में आपको जवाब देना है मैडम, दिल्ली में किस तरह से बिजली की दरों का दाम कम करेंगे। रीना जी, ये तो मुझे लगता है कि हर रोज इंतजार होगा एक दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें सवाल और जवाब होंगे। मेरा सीधा सा सवाल था कि क्या अभी भी हमले रहेंगे नेताओं पर बीजेपी के, या फिर विकास के एजेंडे के सहारे आगे बढ़ेंगे, और जो घर में सेंध लगा रही बीजेपी कैसे बचेंगे? कविन जी, हमने तो अपना पूरा विकास का एजेंडा जनता के सामने रखा हुआ है। वो बात अलग है कि बीजेपी के इतने ऐसे मंत्री हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह के करप्शन में इन्वॉल्व हैं। जैसे जैसे वो हमारे पास कागजात आते जाएंगे उस तरह से हम एक्सपोज करते जाएंगे, और ये कागजात हमें कोई और नहीं, खुद बीजेपी की नेता ही उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी आपका। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक उस पार दिन भर की तमाम दूसरी बड़ी खबर। राजस्थान में कल से शुरू हो रहे पंचायत चुनाव नए नियमों के मुताबिक ही होंगे। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता तय किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर फौरन सुनवाई से आज इनकार कर दिया। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने का हवाला देते हुए कहा कि इस स्तर पर चुनाव प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। राजस्थान सरकार ने सरपंचों के लिए 8वीं और जिला परिषद के लिए 10वीं पास की योग्यता रखी है। राज्य में पहले चरण का चुनाव 16 जनवरी को है, जबकि दूसरे चरण के लिए 22 और तीसरे चरण के लिए 30 जनवरी को चुनाव है। डबल बेंच जो थी उसने फैसला दिया है कि जो तथ्य सामने हैं, सरकार ने जल्दीबाजी में ये फैसला किया है, सरकार की खिंचाई उन्होंने करी है, लेकिन संवैधानिक बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, वैधानिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने की वजह से कोई इसमें रिलीफ देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जो स्टे एप्लीकेशन पिटिशनर्स की तरफ से थी वो खारिज कर दी है। एच.एस. ब्रह्मा नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वो शुक्रवार को कामकाज संभालेंगे। उन्होंने वी.एस. संपत की जगह ली है, जिनका कार्यकाल आज खत्म हो गया। 64 साल के ब्रह्मा 1975 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। GM लिंगदो के बाद इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर के वो दूसरे अधिकारी हैं। ब्रह्मा इस पद पर करीब 3 महीने यानी 19 अप्रैल तक ही रह पाएंगे। इससे पहले संपत ने आपराधिक छवि के लोगों को उम्मीदवार बनाने के अयोग्य करार देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण रोकना बेहद जरूरी है। संपत ने पेड न्यूज को चुनाव अपराध बनाने की वकालत भी की। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में दिल्ली पुलिस पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं डाला जा रहा। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शशि थरूर समेत दूसरे कुछ लोगों से अगले कुछ दिनों में पूछताछ की बात कही। जनवरी 2014 में सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी और उस वक्त दवाओं की ओवरडोज को मौत की वजह बताया गया, लेकिन पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने जहर को सुनंदा की मौत की वजह बताया था और हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। कहीं पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी हो रही है और इस संबंध में हम लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। वैसे दिल्ली पुलिस जो भी इंक्वायरी करती है वो इम्पार्शियली करती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो इस केस से कनेक्टेड है उससे पूछताछ की जाएगी और इनसे भी डेफिनेटली जो है नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर में पूछताछ होगी। सेना ने जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ की एक बड़ी साजिश आज नाकाम कर दी। शोपियां जिले में मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सेना के मुताबिक भारी हथियारों से लैस 200 आतंकी नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की फिराक में हैं और आशंका है कि 26 जनवरी से पहले ये आतंकी स्कूलों और धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे से पहले आतंकवादी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके लिए पाकिस्तानी सेना के सामने समर्पण करने वाले तहरीक तालिबान के आतंकियों की मदद भी ली जा सकती है। जम्मू में 16वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल के.एच. सिंह ने गुरुवार को इसका खुलासा किया। But what I suspect now is that having been thwarted in any attempts, now they will try and carry out such attack, something like in a very soft target. जैसे आपने देखा उधर कोशिश किया था सिविलियन के ऊपर या अपने जो वैल्यू टारगेट्स है उसके ऊपर, ये जरूर कोशिश करेंगे। दिल्ली में सेना दिवस के मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई कुर्बानियों के बाद शांति आई है, इसे हर हाल में बनाए रखना होगा। उन्होंने आतंकियों को मिल रही मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ इशारा किया।
सेना की इन आशंकाओं के बीच सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कश्मीर घाटी के शोपियां जिले में मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी मारे गए। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने गुरुवार की सुबह ये अभियान शुरू किया था। बुधवार को भी बारामूला जिले के सुपोर इलाके में लश्कर का एक आतंकी मारा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान सरकार 10 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमले और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की यात्रा के बाद नवाज शरीफ सरकार ने ये कदम उठाने पर विचार किया है, जिनमें मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा और हक्कानी नेटवर्क भी शामिल हैं। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से खबर है कि इसका औपचारिक ऐलान अगले कुछ दिनों में हो सकता है। पिछले दिनों लगाए गए 12 संगठनों पर प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान में अब प्रतिबंधित संगठनों की संख्या 72 हो गई है। 20 महीने से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे लोगों को आरबीआई ने आज अच्छी खबर दी। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया। इससे आने वाले दिनों में होम लोन समेत दूसरे कर्ज सस्ते होने की उम्मीद है। आरबीआई के इस कदम पर शेयर बाजार पर भी असर दिखा और 5 साल में पहली बार सेंसेक्स में 729 अंकों का उछाल भी आया। महंगाई दर में पिछले कुछ महीनों में आई कमी का असर आखिरकार बैंकों की नीतिगत ब्याज दरों में दिखाई देना शुरू हो गया है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को रेपो रेट में 0.25% की कमी करने की घोषणा की। इसके बाद नई रेपो दर 7.75 यानी 7.25% और रिवर्स रेपो दर 6.75% हो गई है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो को 4% और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 22% पर बरकरार रखा है, लेकिन सरकार ने ब्याज दरों में कटौती से देश में निवेश की उम्मीद जताई है। The reduction in the rates is a positive development. It will lead to more money in the hands of the consumer, greater spending. It's positive for the Indian economy, and it will certainly help in reviving the investment cycle that the government is seeking to restore. रिजर्व बैंक पिछले कई सालों में उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर खुदरा महंगाई दर को 4 से 6% के बीच स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। पिछले साल नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 4.38% पर आ गई तो रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें घटाने का दबाव आ गया। मई 2013 के बाद से ब्याज दरों में ये पहली कटौती है, जिसका उद्योग और सरकार दोनों को इंतजार था। Very welcome step that everybody was waiting for. So and also I would think this is the beginning of some more cuts to take. Welcome move, a positive thing for the markets, and market responded rightly. At one point of time, BSE Sensex was up by 600 points. Just now, as I'm talking to you, it's up by 430, 440 points. So, good move. आरबीआई की नजर में बाजार में पर्याप्त तरलता है और उसने ब्याज दरों में कटौती कर उद्योग जगत की मांग पूरी की है। रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर कुछ और अहम खबरों पर। एनआईए और नागालैंड पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन एनडीएफबीएस के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें अजोई बासामुत्री भी शामिल है, जिसके इशारे पर एनडीएफबीएस ने पिछले महीने असम के सोनितपुर जिले में महिलाओं और बच्चों समेत 36 लोगों की हत्या कर दी थी। टीएमसी नेता मंजुल कृष्ण ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। राज्य सरकार में मंजुल कृष्ण ठाकुर शरणार्थी, राहत और पुनर्वास मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त एयर एशिया के विमान के मुख्य हिस्से में आज गोताखोरों ने शवों की तलाश की। विमान का यह हिस्सा बुधवार को मिला था। इस विमान हादसे में 162 लोग मारे गए हैं, जबकि अब तक 50 शव ही बरामद हो सके हैं। फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो ने अपने दफ्तर पर हुए आतंकी हमले के बाद पहला संस्करण प्रकाशित किया, जिसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले दिन ही नए संस्करण की 30 लाख प्रतियां बिक गईं और अब तक तकरीबन 50 लाख प्रतियां बेची जा चुकी हैं। टीम इंडिया अब एक नई ब्लीड ब्लू जर्सी में नजर आएगी। टीम इंडिया के पोशाक की आधिकारिक प्रायोजक नाइकी ने टीम का नया अंतर्राष्ट्रीय वनडे किट पेश किया। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ इस किट को प्रदर्शित किया। तो खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि भारतीय सेना ने आज 67वां सेना दिवस मनाया और दिल्ली कैंट में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। छोड़ जाते हैं इसी की कुछ खास तस्वीरों के साथ।
संगीत चंद्रन। रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 2 पद्म भूषण, 17 परमवीर सेवा मेडल, 13 महावीर चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 1 पद्मश्री, 5 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 15 फ्री इंडिपेंडेंस कैटेगरी अवार्ड्स चक्र, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल।